नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे किरण सोनावणे. गेल्या काही दिवसापासून बुल्लीबाई नावाच्या ॲपचा संपूर्ण देशभर चर्चा आहे. त्याच्या अगोदर सुल्ली डील नावाचं एक ॲप आलं होतं. या सुल्ली डाईल ॲपच्या माध्यमातून देशातील एका ठराविक कम्युनिटीला, ठराविक धर्माच्या लोकांना टार्गेट करून त्या समाजातील असणाऱ्या महिला, मुली ज्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतायत, सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करतायत, काही चित्रपट क्षेत्रात काम करतायत, अशा मुलींचे फोटोज टाकून त्या विकण्यासाठी उपलब्ध आहेत, त्यांचे दर काय आहेत, अशा प्रकारचं ॲप तयार करून संपूर्ण देशामध्ये त्या संदर्भामध्ये एका समाजाची बदनामी करण्याचं काम या ठिकाणी केले गेलं होतं. त्याच्यापेक्षा आणखी भयानक गोष्ट अशी की या ॲपचे जे काही प्रमुख होते त्यांच्यासाठी ती नावं त्यांनी शीख समाजाची धारण केली होती आणि शीख समाजाला सुद्धा त्यातून बदनाम करण्याचं काम या दोन्ही ॲपच्या माध्यमातून करण्यात आलं. एखाद्या व्यक्तीची विक्री करणं, त्याच्या संदर्भातली ॲप करणं, अशा पद्धतीने करणं हा कायद्याने, आंतरराष्ट्रीय आणि देशीय कायद्याच्या दृष्टिकोनातून गुन्हा आहे. पण तरी सुद्धा एका समाजाच्या विरोधात वारंवार अशा प्रकारचं छेडखानी करणं, असा प्रचार करणं, त्यांना डिवचण्याचा प्रकार या देशामध्ये होतोय. तसं पाहिलं तर स्त्रीच्या एकूणच शोषण्याची परंपरा या देशामध्ये काही कमी नाही. अगदी द्रौपदीला डावावर लावण्यापासून तर अहिल्याला पायाचा अंगठा लावून मुक्त करण्यापासून तर मनुस्मृतीच्या सगळ्या कार्यामध्ये सगळ्या असणाऱ्या श्लोकांमध्ये स्त्री दास्याची एकूणच सगळी काही आचारसंहिता आहे. आज आपण 21व्या शतकात वावरतोय आणि असं असताना सुद्धा अशा प्रकारची विकृती आजही या देशामध्ये उपलब्ध आहे. आज आपण याच विषयावरती ही मतं जाणून घेण्यासाठी आपल्या सोबत समाजसेविका, ऍक्टिव्हिस्ट टिस्टा सेटलवाड आपल्या सोबत आहेत. टिस्टाताई, स्वागत आहे तुमचं मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये. एकूणच सुल्ली डील आणि बुल्लीबाई नावाचं जे ऍप आता आलेलं आहे आणि एका एकंदरीत म्हणजे कम्युनिटीच्या विरोधात एक हेट पसरवण्याचं काम, त्यांच्या संदर्भात द्वेष पसरवण्याचा धंदा जो केला जातोय, तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही कसं बघता या एकूण सगळ्या गोष्टीकडे? एक तर मला सुरुवातपासून हे सांगायचं होतं की हे जे आपण बुल्ली बाय डेज आणि सुल्ली डेज आपण जे उल्लेखन केलं, ये जो उदाहरण आपने दिया है वो सिर्फ एक प्रतीक है एक नफरत की राजनीति का, कि राज्य की अभी परियोजना हो गई है। अभी जो नया हम हमारे ढांचा देख रहे हिंदुत्ववादी राज्य जो गणतंत्र से हट के एक मेजॉरिटेरियन स्टेट की तरफ जा रहा है, उसका एक ये परियोजना है कि नफरत का इस्तेमाल करना। अभी अभी आधे घंटे पहले अगर आप देखेंगे, मैं ये विषय पे वापस आऊंगी मगर ये दूसरा एक विषय मैं बताऊंगी कि अभी अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है कर्नाटक स्टेट के सीटी रवि, उन्होंने अभी अभी क्या 10-15 मिनट आधे घंटे पहले क्या ट्वीट किया है, उन्होंने वही बात देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को करके एक ट्वीट किया है। वही बात जो एक कपिल मिश्रा नाम के आदमी ने शाहीन बाग पे जाके कहा था और गोली मारी थी 2.5 साल पहले, वही बात एक भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर उसको दोहरा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, ये चाहे बुल्लीबाई का ऐप हो गिटहब पे या सुल्ली डीज का ऐप हो, ये एक पूरी साजिश है हमारे गणतंत्र को एक तानाशाही थियोक्रेटिक स्टेट में बदलने का एक प्रतीक है। और जब तक यहाँ के नागरिक इसको देख के इसको नहीं समझेंगे, तब तक ये खतरा बढ़ता रहेगा। आज हमारे सामने हिंदुत्ववादी ताकतों ये देश पे हावी हैं, ये देश के संवैधानिक पद पे बैठे हैं और संवैधानिक पद पे बैठकर गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात है। ये जो जिस ऐप के बारे में आपने बात की और हमारी मुसलमान बहनों को ऑक्शन करने की जो एक घृणोनी राजनीति चल रही है, उसके पीछे जो सोच है वो हमने एक 20 साल पहले गुजरात की सड़कों पे पर्चे में देखी थी और 92-93 में बम्बई के सड़कों पे भी पर्चे पे देखी थी। आज वही बात सोशल मीडिया पे चल रही है।
क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा के दरमियान और लक्षित हिंसा के दरमियान बच्चियां और औरतें एक वही कम्युनिटी की टारगेट बन जाती है। तो अभी तो हमारे पास हर वक्त एक जेनोसाइड का एक माहौल बना रहा है। अगर आप धर्म संसद को देख रहे हैं हरिद्वार में, या हर 2 दिन में इस तरह की बातें, जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की बातें, इस तरह की भावना पैदा करने की बातें हमारे समाज में होती है, क्योंकि राज्य को ही एक बदलने की कोशिश ये सांप्रदायिक और फांसीवाद ताकतें कर रही है। तो अभी इसके लेकर जो आप काम कर रही है, तो सामने लोगों में, समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया है और आप इसके ऊपर आगे क्या करने जा रहे हैं? लोग इसको, विरोध का प्रदर्शन तो लोगों में कई जगह से हो रहा है, लेकिन इतना काफी है क्या? देखिए, इसमें 3-4 हिस्से, आपके सवाल के 3-4 हिस्से में जवाब मैं दूंगी। एक तो मतलब हमें ये जो बुल्ली बाई ऐप है और सुल्ली डेज ऐप, उसकी न सिर्फ निंदा करनी चाहिए, मगर वो ऐप के खिलाफ जो गिटहब है या इंस्टाग्राम या जो भी इस तरह के ट्विटर के ऐप्स हैं, उसके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए कि अगर कोट एंड कोट सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस नफरत और लक्षित हिंसा पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसको लेकर चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो नागरिकों का विरोध बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ मुझे लगता है कि हमारे जो यंत्रणा है, हमारे जो संस्थापक है, इंस्टीट्यूशंस हमारे लोकशाही और जमहूरियत के हैं, जैसे कि पुलिस की यंत्रणा या कानून व्यवस्था या कोर्ट है या दूसरी व्यवस्था है, उनको भी हमें खटखटा के, उनको शर्मिंदा करके जागृत करने की जरूरत है। सवाल मेरे मन में आता है, ये तो 20-25 साल से मुझे आ रहा है, मगर आज तो ये ताकत हमारे देश पे हावी है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कानून तो है 153A, 153B, 295, 505 ऑफ आईपीसी, हमारे आईपीसी में ये कानून है। क्यों ये कानून का इस्तेमाल पुलिस की यंत्रणा अपने आप नहीं करती? जब तक कोई नागरिक कंप्लेंट नहीं करे या कंप्लेंट दर्ज नहीं हो, तब तक ये हमारे पुलिस की मशीनरी काम क्यों नहीं करती? एक बात। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो सुओ मोटो एक्शन ये मुद्दे पे क्यों नहीं लेते? जब नफरत भरी इस तरह की नफरत भरी जबान और नफरत भरे लेख इस तरह के पैदा किए जाते हैं, हमें ये समझ बनानी पड़ेगी समाज में कि नफरत से हिंसा पैदा होती है। धारा 19 आप और हमको व्यक्तिगत आजादी देती है संविधान में, मगर आपको और मेरी व्यक्तिगत आजादी दूसरों की जिंदगी और जीने की आजादी को नहीं छीन सकते। So my Article 19 cannot snatch away somebody else's Article 14 और 21। ये हमें लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि धारा 14 और धारा 21 जीने का अधिकार और कानून के सामने एक बराबरी का दर्जा जो दिया हुआ है हमारे संविधान में, वो भी एक 2 धाराएं जो है वो धारा 19 के साथ साथ खड़ी है। और अगर कोई बोलने वाला इंसान समझता है कि और समझती है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास व्यक्तिगत आजादी है, तो अगर बोलने पर सामने वाले समूह का जीने का अधिकार और डिग्निटी से जीने का अधिकार छीना जाता है, तो वही बोलने पे या नफरत की जबान पे आपको लागू लाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास कानून है, मगर कानून का इस्तेमाल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एक तो जागरूकता होनी चाहिए नागरिक में, लोगों में नागरिक होने के, जब भी इस तरह की जबान इस्तेमाल हो, जब भी इस तरह की बातें इस्तेमाल हो, नफरत की बातें, तो हमें याद रखना चाहिए कि लक्षित हिंसा दूर नहीं है। Hate speech and hate writing is the first step towards targeted violence and genocide. इसके 7-8 अलग अलग कदम होते हैं। हमने देखा है, गुजरात में देखा है, बम्बई में देखा है, जबलपुर में देखा है 1961 में, कि 3, 4, 5, 6 महीने पहले, दंगों के पहले, इस तरह की नफरत भरे लेख बांटे जाते हैं, भाषणें दिए जाते हैं, और बाकी समाज में एक तरह का एक सेंटिमेंट पैदा किया जाता है कि इस तरह की बातें सही है, वाजपेयी, इसके खिलाफ हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब तक हर नागरिक उठकर, ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, दलित या ब्राह्मण की बात नहीं है, ये हमारे संविधान का एक तरह के वसूल की बात है कि क्या हर तबके को हमारे देश में जीने की बराबरी का हक है या नहीं है। जब तक ये समझ हम नहीं बनाएंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
मगर ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए, कोई कर्नाटक के मंत्री हो या कोई केंद्रीय सरकार के मंत्री हो, इस तरह की बातें उठाने का। सवाल तिस्ता जी ये भी आता है कि क्यों बार बार इस तरह से टारगेट किया जाता है अल्पसंख्यक समुदाय को कोई भी बात को लेकर। जब से आप देखेंगे कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय की या मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी मात्रा में या इस देश में संख्या मौजूद है, समझो 12 से 20% तक की समझो उनकी मौजूदगी है, तो क्या इतनी बड़ी संख्या को नजरअंदाज करते हुए जानबूझकर उनको टारगेट करना, इसके पीछे की क्या एजेंडा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्योंकि इतने लोगों को तो देश बाहर निकाल नहीं सकते, इतने लोगों का मर्डर भी नहीं किया जा सकता है, तो ये देश में एक जो बहुसंख्यवादी लोग हैं उनको क्या बताना चाहते हैं, वो क्यों इस तरह के बार बार हमले होते हैं और क्यों इस तरह की बार बार बातें हो रही है? देखो, इशारा बहुत साफ है, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक। इशारा जो दिया जा रहा है वो ये है कि एक पूरे तबके को आप एक दूसरे नागरिक, दूसरे दर्जे के नागरिक का के जगह देखो, सेकंड क्लास सिटीजन। अगर आप ये मानसिकता की किताबें पढ़ेंगे, चाहे वो गोलवलकर की किताब हो या जो भी किताबें हो, तो ये मानते हैं कि अंदरूना दुश्मन हिंदू राष्ट्र के अंदरूने दुश्मन 3 हैं, मुसलमान, क्रिस्ती और कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब है जो भी ये सोच विचारधारा के विरोध करने वाले, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। मगर ये मुसलमान सबसे पहले निशान पे है, क्योंकि वो मानते हैं कि मुसलमान ने पाकिस्तान बनवाया, सब मुसलमान ने पाकिस्तान बनवाया, इस तरह की गलत गलत बातें कह के गलत फहमियां फैलाने की बात करते हैं। हालांकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो मुहिम चली थी पाकिस्तान बनाने की, उसमें एक तबका जरूर मौजूद था जो एलिट मुसलमान था उत्तर भारत का, और साथ साथ हमारे बीच में एक ऐसी भी ताकत आज भी पैदा है और तब भी पैदा थी जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो दोनों तरह की मांगों में एक धार्मिक राष्ट्रवाद का एक की बुनियाद थी, जिसको हमारे संवैधानिक सांसद सभा ने इसको नकारा और बहुत ही मैच्योरली एक डिसीजन लिया कि हमारे देश में एक गणतंत्र रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में संविधान लिखा गया, गांधी, नेहरू, बाकी जो लीडर थे, लोहिया की वजह से ये बात विचारधारा पैदा गई कि चाहे बंटवारा विभाजन हो भी गया होगा, मगर ये देश जो है धार्मिक राष्ट्रवाद पे नहीं टिकेगा। और हम बार बार हमारे लोगों को एक पेट्रियोटिक टेस्ट से हमको गुजारना नहीं पड़ेगा। और ये बात कई दिन तक चली, क्योंकि एक हुकूमत जो थी आजादी के बाद, वो एक धर्मनिरपेक्ष हुकूमत थी। आज जो हुकूमत 2014 के बाद ये देश पे हावी है, वो खुद एक बहुसंख्यकवाद और प्रोटोफैसिस्ट एक ताकत है जो मानती है कि नागरिक को अलग अलग दर्जा होना चाहिए। एक ब्राह्मण, हिंदुत्ववादी, सनातनी नागरिक को एक दर्जा होना चाहिए और बाकी नागरिक को दूसरा दर्जा होना चाहिए। और ये जो राजनीति खेली जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक बार आप लक्षित हिंसा के साथ खेलने लगते हैं तो महिला नहीं बचती, दलित नहीं बचता, आदिवासी नहीं बचते, और सबको आप बाहरी और अंदरी करके आप बाहरी ठहरा देंगे। तो ये बहुत ही एक खतरनाक राजनीति खेली जा रही है। ये साल 2022 में आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, अलग अलग राज्यों में इलेक्शन भी आ रहे हैं। जैसे इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की बातें तेजी से पकड़ने लगती है और हमारी सोशल मीडिया को एंटी सोशल बातें करने की, क्रिमिनल बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इस तरह की ऐप आ रही है या इस तरह से चर्चा आ रही है, तो इसकी प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक समूहों में, समाज में किस तरह से आ रही है? क्योंकि ये उनको चिढ़ाने का या उनको हिंसक बनाने का एक रास्ता बना रहे हैं क्या, कि वहां से कुछ तो भी हिंसक प्रतिक्रिया आए और उसको लेकर हम दोबारा उसको कैपिटलाइज करें, ऐसा कुछ उसके पीछे चल रहा है क्या? देखिए, आप और हमारे लिए जिम्मेदारी ये है कि बहुसंख्यक समाज को जागरूक करें। उनका जो उद्देश्य है वो क्लियर है। वो चाहते हैं कि एक तरह का समाज बने, एक तरह का राज्य बने, और वो प्रोवोकेशन जरूर चाहते हैं। मगर मैं आपको कहना चाहूंगी कि मोहम्मद इखलाक के कत्ल पहला एक ऐसा इंसिडेंट था 2015 में। उसके पहले हमारे पुणे में मोहसिन शेख की हत्या हुई, ये सरकार के आने के 2 या 3 हफ्ते बाद, जून 2014 में। और यहाँ हमारे अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हो, वो बिल्कुल
ही संजीदगी के तरह से, कानूनी तरह से अपनी बात रख रहा है और हम उनकी तरह इशारा न करें। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहती हूँ, आपके चैनल को कहना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज में है। क्या बहुसंख्यक समाज के जो बुद्धिजीवी है, पॉलिटिशियंस हैं, विपक्ष के जो पॉलिटिशियंस है, ट्रेड यूनियनिस्ट है, नारीवादी लोग हैं, क्या वो बोल रहे हैं जितना बोलना चाहिए उनको नफरत के खिलाफ? वी हैव, इट इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी दैट नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। मुझे लगता है जितने कड़वे सवाल आप बहुसंख्यक समुदाय से पूछेंगे उतना कम रहेगा, क्योंकि आज एक तरह का भय लोगों के बीच में पैदा हो गया कि अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर रेड हो जाए, ये हो जाए, एनकाउंटर, पता नहीं क्या क्या एक बातें हो गई है। तो जितनी आवाजें बहुसंख्यक समाज से आनी चाहिए, हिंदू मेजॉरिटी से आनी चाहिए, मैं मानती हूँ उतनी नहीं आ रही है। मुझे शर्मिंदगी से मुझे कहना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये सवाल आप पहला थोड़ा सा आप रीडायरेक्ट करके बहुसंख्यक समाज को पूछिए कि क्या आप चाहते हैं क्या कि आपका समाज जो है इस तरह का समाज बने जहाँ पे आपके बच्चों को दूसरे लोगों के साथ नफरत करने के लिए पिलाया जाए, खिलाया जाए, व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। और ये सवाल का जवाब जब तक बहुसंख्यक समाज नहीं देगा तब तक ये देश में जमहूरियत, लोकशाही नहीं बच सकती। और मुझे ये डर है कि बहुत बड़ा तबका बहुसंख्यक समाज का इसलिए खामोश है क्योंकि भय भरा है, मगर एक ऐसा तबका भी है जो ये बातों से सहमति जताने लगा है। वो कितना बड़ा तबका है वो आने वाले दिन हमें दिखाएंगे, मगर जब तक ये चुप्पी तोड़ने का काम हम नहीं कर पाएंगे, ये जो चुप्पी बहुसंख्यक समाज में है इसको तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की है, हिंदुस्तान के, भारत के, कि वो ये नफरत की राजनीति का सर उठा करके आंखों में ला करके इसकी निंदा करें और इसका विरोध करें। औरतों को क्यों टारगेट किया जाता है बार बार? देखेंगे तो बार बार औरतों को टारगेट किया जाता है। जो यानी इस तरह की ताकतें हैं, वो लेडीज को भी, लव जिहाद का मामला हो, बुल्लीबाई और सुल्ली डील का मामला हो, औरतों को टारगेट करने के पीछे उनका क्या मकसद क्या रहता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये मुझे लगता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें चर्चा करनी चाहिए। आप देख लीजिए कि कोई भी तानाशाही, विश्व में कोई भी तानाशाही शक्ति जब पैदा हुई, कोई भी, और मैं सिर्फ ब्राह्मणवाद की बात नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ हिंदुत्ववाद की नहीं कह रही हूँ, मैं हिटलर की फांसीवाद की भी बात कर रही हूँ, मुसोलिनी की हिटलर की नाजीवाद, मुसोलिनी की फांसीवाद की बात कह रही हूँ, कि जहाँ पे भी इस तरह की बहुत तानाशाही ताकतें पैदा होती हैं तो औरतों की शक्ति को काबू करने का काम ये करती है, क्योंकि उनको लगता है, एक तो मुझे लगता है कि औरतों की एक आज़ादी और औरतों की व्यक्तिगत और एक सामाजिक आज़ादी से पेट्रियार्की ही डरती है, पेट्रियार्की व्यवस्था ही डरती है। और सैकड़ों सालों से और नारी शक्ति लड़ते 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 इस मोड़ पे पहुंची है, ये बात रखते रखते कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी जीने का अधिकार क्या है, हमारी एजेंसी क्या है, ये बहुत सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं। और डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में भी पेट्रियार्की मौजूद है, हमने देखी है, और उसको तोड़ने के लिए सैकड़ों साल लगते हैं। मगर जहाँ ऑटोक्रेटिक ताकतें हैं, उनको लगता है कि हमें ये औरतों की जो ताकत है, औरतों की जो एक शक्ति है, उसको हमें एक इसलिए इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि परिवार, धर्म और राष्ट्रवाद, जो उनका डेफिनेशन है राष्ट्रवाद को, उसको बढ़ाने के लिए। और ये हमने हिटलर की जर्मनी में भी देखा, मुसोलिनी की इटली ने भी देखा, दा विंची के फ्रांस में भी देखा, और हमने ब्राह्मणवाद में भी देखा, जो मनुस्मृति खुद कहती है कि अगर एक हमें डरौनक अगर ताकत है तो आप स्त्री को कभी कभी शिक्षण और तालीम मत दीजिए, उसको शिक्षण और तालीम से दूर रखिए। क्यों इतना डर है स्त्री की शक्ति से, मतलब स्त्रियों की ताकत से, और क्यों इतना भय है स्त्रियों के शरीर से? ये बहुत बड़े सवाल है कोई भी ऑटोक्रेटिक ताकत से। और ब्राह्मणवाद ताकतों ने तो स्त्रियों को बहुत ही बुरी तरह कुचलने का काम किया है, मनुस्मृति में, ब्राह्मणवाद ताकतों ने। और इसीलिए जो 3 जनवरी को हम लोग महाराष्ट्र में और देश भर और विश्व भर में मनाने लगे हैं 50 साल से,
सावित्रीबाई फुले का जो एक जन्मदिन दिवस और फातिमा शेख का जन्मदिन दिवस, वो इसलिए हमने जब तक जो ऊपरी तबके की, अपने आप को ऊपरी तबके की मानती है, वो स्त्री नहीं मानती कि उनको भी तालीम शिक्षण नहीं मिलता अगर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के रहनुमाई नहीं होती। ये रियलाइजेशन अभी भी हमारे ऊपरी तबके में पैदा नहीं हुआ है, और हमारा समाज, जैसे बाबा साहब ने कहा था, आज भी बहुत ही डिवाइडेड है क्लास और कास्ट पे। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जहाँ पे भी लक्षित हिंसा होता है, चाहे वो कास्ट वायलेंस हो, कम्युनल वायलेंस हो, सांप्रदायिक हिंसा हो या जातीय हिंसा हो, वहाँ पे स्त्रियों को, बच्चियों को एक टारगेट बनाना, ये हिंसा का एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि आप ये सांप्रदायिक ताकतें भी और जातिवाद ताकतें भी महिला, औरत और बच्चियों को कम्युनिटी ऑनर से जोड़ते हैं कि वो कम्युनिटी की जो इज्जत है वो उनकी औरतों में है, और अगर औरतों को आप कोट एंड कोट बेइज्जत कर देंगे तो फिर कम्युनिटी की बेइज्जती हो जाती है। तो इसलिए नारीवाद ताकतें शुरू से कह रही कि मेरी इज्जत मेरे हाथ में है, मेरी इज्जत मेरी पढ़ाई में है, मेरी इज्जत मेरी जबान में है, मेरी इज्जत सिर्फ शरीर से आप छीन नहीं सकते। मगर ये ताकतें जो है वो गंदे लेवल पे उतरी हुई हैं, और इसलिए मैं मानती हूँ कि बुल्ली बाई एक्ट का जो एक प्रक्रिया 21st सेंचुरी इंडिया में, भारत में होना इतनी शर्मनाक चीज है। मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट जजेस से लेकर हर तबके को इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये निंदा नहीं होती हमारे समाज में, जजेस, टीचर्स, बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, कि आप क्यों हमारे मुस्लिम बहनों को जो बोल रही है, जो विरोध कर रही है, जो व्यवस्था का विरोध कर रही है, जो लिख रही है, जो अपनी मानसिकता, आजाद मानसिकता की का उदाहरण दे रही है, उनके खिलाफ इस तरह का टारगेटिंग जब हो रहा है, अगर आप चुप्पी रखे हो तो इसका मतलब आप ये चुप्पी के साथ आप कंप्लिसिट हो। और इसीलिए मैं बोलती बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लोकशाही के लिए और भारत की लोकशाही पुरोगामी ताकतों के लिए, कि कौन इस पे बोलता है और कौन इस पे चुप रहता है। विपक्ष में भी कितने लीडरों ने इनके खिलाफ बोला, कितने विपक्ष पार्टीज ने इसकी ये बातें उठाई, किस जबान में उठाई, ये बहुत अहम बात है। बराबर है। तिस्ता जी, और एक सवाल ये आता है कि अब तक ये समझो सामाजिक स्तर पर था तो एक अलग तरीके की प्रतिक्रिया आती थी, लेकिन अभी ये बिजनेस कल्चर में भी इस तरह का हेट बिजनेस जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि बीच में एक आंदोलन चला था कि नो बिंदी नो बिजनेस, नो बिंदी नो बिजनेस करके एक एड को लेकर, और इतने बड़े मात्रा में चला कि उसको वो एड वापस लेने पड़ी। तो ये जो अभी दायरा बढ़ रहा है हेट का, तो इसको ओवरकम करने के लिए आप किस तरह से देखती है? देखिए, आज जो हम लोग भारत में विटनेस कर रहे हैं, वो हम इसको, हमारे जैसे लोग इसको प्रोटोफैसिस्ट क्यों कहते हैं, फासीवाद ताकतें क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरह से सामाजिक धार्मिक स्तर पे पूरी तरह के बहुसंख्यकवाद, और दूसरी तरफ से आर्थिक स्तर पे पूरे पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट कैपिटल को अर्पित कर देना। जैसे हम देख रहे हैं, रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरी चीजों को आप प्राइवेट कैपिटल में दे रहे हो, और इसीलिए आप बिजनेस की मानसिकता भी ये बहुसंख्यकवाद से जोड़ रहे हो, ये मानसिकता से जोड़ रहे हो। आपने जो सवाल किया वो नो बिंदी नो बिजनेस का, उसको लेकर मैं एक उसमें एक उदाहरण दूंगी कि तनिष्क नाम के एक टाटास का एक ज्वेलरी, बहुत ही एलिटिस्ट ज्वेलरी का कुछ एडवर्टाइजमेंट चला था, जिसमें ये लोग दिखा रहे थे, वो एडवर्टाइजमेंट में आपको याद होगा, दिखा रहे थे कि एक हिंदू मुस्लिम शादी होती है, और एक मुस्लिम घर में जब हिंदू लड़की जाती है, जब उसका जब प्रेगनेंसी में एक पूरी 7th मंथ का जो सेरेमनी होता है, वो बिल्कुल हिंदू प्रक्रिया के साथ मुस्लिम फैमिली करता है। इतना ही दिखाया था उसने, और कुछ ज्यादा रेडिकल बात थी नहीं। मगर यही जो ट्रोल्स जो आज नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी में बैठे हुए हैं और ऊपर से नीचे तक उनका एक धंधा चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने वो कंपनी को इतना ट्रोल किया कि वो एड को उनको वापस लेना पड़ा। कि मतलब आप जो हम साझी संस्कृति की बात करें या साठगांठ की बात करें या इंटर कम्युनिटी एग्जिस्टेंस की बात करें, वो अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट में दिखाने की हिम्मत भी करेंगे तो हम आपको नहीं दिखाने देंगे। उदाहरण तो वही था ना, मोहम्मद शामी के साथ जो होता है क्रिकेट मैच के बाद,
और जब विराट कोहली जी बोलते हैं उसके ऊपर, तो विराट कोहली के साथ क्या होता है। ये बस ये सब इसी के उदाहरण है कि आप बोलने की हिम्मत ना करें। अगर आप बोलेंगे तो हम आपके पीछे पड़ जाएंगे, पीछे इस तरह पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास ये देश की गवर्नेंस है, हम रूल कर रहे हैं। तो और ऊपर में 2 4 3 5 लोग जो बैठे हैं केंद्रीय सरकार में, उनकी जो चुप्पी है 2014 से लेके आज तक, वही ये सब हिंसा की, इस तरह की नफरत की, उसको पूरा एक साथ दे रही है, सहमति दे रही है। साइलेंस इज कंसेंट, क्योंकि वो लोग कुछ बोलते नहीं है, और इसीलिए इशारा चले जाता है ऊपर से नीचे तक कि आप अपना काम करते रहिए, हम हमारा काम करते रहेंगे। तीस्ता जी, बीच में इन्होंने यानी एक पुस्तक के प्रकाशन के ऊपर यूपी में मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि सारे मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए जो है वो एक जैसा ही है। तो बात करते टाइम पे एक तरीके से बात करते हैं, और कृति का जब समय आता है, एक्शन प्लान आता है, तो वो अलग आता है। आप क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, अंग्रेजी में कि ये एक उदाहरण होता है कि मैं क्या बताऊं कि ऑक्टोपस लाइक उनका एक अलग अलग जो होता है ना, वो एक क्रीचर समंदर में ऑक्टोपस पैदा होता है, ऑक्टोपस होता है, क्योंकि अलग अलग मतलब 8 10 15 टेंटेकल्स उसके होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स से वो लोग अपना चलाते हैं। अभी 1925 में पैदा हुआ एक संगठन है जो पहले सिर्फ ब्राह्मणवाद संगठन था। आज वो चलते 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 उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मंच, राष्ट्रीय सिख मंच भी बना दिया है, क्योंकि उनको पता है कि एक तरह से अगर ये देश में राज करना है तो आपको अलग अलग समुदाय को भी साथ में एक हद तक ले जाना पड़ेगा। सवाल ये है, और ये उदाहरण मैं बार बार देती हूँ, बॉटम लाइन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति पे है, और ये सरकार आरएसएस की सरकार है, भले बीजेपी उनकी पार्लियामेंट्री विंग हो सकती है, कि वो भय के ऊपर गवर्न करता है, मतलब डर और भय। और वो भय कैसा पैदा होता है कि बस आप बार बार इस तरह के कार्य करते रहो, चाहे वो लक्षित हिंसा हो, टारगेटेड हिंसा हो, गुजरात जैसे कार्य हो, गुजरात 2002 जैसे कार्य हो, या लिंचिंग हो। आप इस तरह के कार्य करते रहो ताकि समाज में एक भय का वातावरण परमानेंटली 24/7 पैदा रहे। उसके बाद आपको काम भी करना है, आपको जीना भी है, आपको लोगों के साथ भी लेना है, आपको अपने इकोनॉमिक फिगर्स भी दिखाना है, तो फिर उसके साथ साथ आप इस तरह के भाषण भी करते रहो। तो मोहन भागवत जी का जो कहना था कि डीएनए सेम है, पहली बार उन्होंने ये बात कम से कम मान ली कि जो यहाँ के हमारे भारत के क्रिश्चियन और मुसलमान हैं, वो बाहर से आए हुए तबके नहीं है। हो सकता है कुछ आर्य लोग बाहर से आए हुए होंगे, कई सैकड़ों साल पहले आए हुए होंगे, जो हमारे द्रविड़ लोगों के संस्कृति से अलग हो, और वो आर्य लोगों में ब्राह्मण लोग भी शामिल हो। मगर यहाँ के जो लोगों ने जिसने धर्म परिवर्तन किया, वो भी वॉलंटरीली किया, चाहे वो क्रिस्ती धर्म की तरफ हो या इस्लाम धर्म की तरफ हो, उन्होंने जात व्यवस्था की वजह से किया। ये तो मतलब पता ही है आप सबको। हो सकता है कि उत्तर भारत में कहीं ना कहीं इस तरह के मुगल रूलर्स कुछ थे जिन्होंने अपने दबंगाई की वजह से करवाया हो, मगर 85% जो धर्म परिवर्तन ये देश में हुआ है वो वॉलंटरी हुआ। ये सबको पता है, कोई भी सोशल साइंटिस्ट को पता है, अगर आप रैशनली आपका इतिहास पढ़े तो ये कुछ कहना मोहन भागवत जी को के लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक तरह से उनके जो फुट सोल्जर्स हैं वो भय का वातावरण पैदा जागरूक रखते हैं, लोगों के लक्षित हिंसा करते रहते हैं, नफरत भरी राजनीति का इस्तेमाल करते रहते हैं, और फिर जाके बनारस में हो या कहीं और भी इस तरह के भाषण भी देते हैं। तो ये दोनों चीज साथ साथ में करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये तो शुरू में आडवाणी जी भी करते थे, वाजपेयी जी भी करते थे, और अभी तो एक और ही लेवल हमारे पास आ गया। ये सुल्ली डील और बुल्ली बाई का जो ये आया है, जिसके लेकर सरकार कार्रवाई करती नजर आ रही है, लेकिन वो जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हो या सचमुच में कार्रवाई हो रही? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया है ये बात की, वही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सुदर्शन टीवी के खिलाफ कुछ कार्य नहीं किया, और सुदर्शन टीवी को लेकर बहुत सारे कंप्लेंट्स माइटी में पड़े हुए, कम से कम 3 डजन कंप्लेंट अलग अलग संस्था ने, हमारी संस्था ने, दूसरे संस्था ने डाल के रखी। तो सुदर्शन टीवी के खिलाफ ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, अभी वो थोड़ा सा रुक गया है।
जब तक यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, ये देश के लोकशाही इंस्टीट्यूशन में, दोबारा दोहराऊंगी ये बात कि लोकशाही तभी चल सकती है, एक जागरूक लोकशाही तभी बन सकती है जब अलग अलग संस्थापक कंडीशंस बने रहें। और सिर्फ आप सांसद को एक बहुसंख्यकवाद सांसद बना करके आप चलाएंगे, कानून लाएंगे बिना विपक्ष के साथ चर्चा करके, कानून लागू करेंगे बिना विपक्ष के साथ चर्चा करके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट 2020 का आप नोटिफिकेशन लाएंगे बिना कोई ऑपोजिशन देख के। मतलब जो भी हम देख रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक, चाहे वो आदिवासी फील्ड में हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट्स में हो, चाहे वो पर्यावरण में हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे में हो, ये पूरा एक बहुसंख्यकवाद चल रहा है। सांसद को संविधान खत्म करने का के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर सांसद को आपको कहीं ना कहीं काबू में लाने की कोशिश करनी चाहिए तो आप दो ही तरीके आपके पास, या तो मीडिया है, पत्रकारिता है, या तो फिर आपके पास न्यायालय है, जुडिशरी, या तो फोर्थ स्टेट विच इज द मीडिया। मीडिया का हाल आप ही जानते हैं, आपने मैक्स महाराष्ट्र क्यों शुरू किया, आप क्यों इस तरह चलाते हैं, आपका मैक्स महाराष्ट्र पहले क्या था, आज वो मैक्स महाराष्ट्र क्या है। बाकी जो हिंदी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो बड़े बड़े विज्ञापन लेके चल रहे हैं, वो क्या क्या दिखाते हैं, किस तरह की चापलूसी करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी मानते हैं। देयर इज एन ऑल टाइम लो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दिस कंट्री। और जुडिशरी भी टाइट रोप वॉक कर रही है, पूरा टाइट रोप वॉक कर रही है कि सरकार का एक हमला होता है तो थोड़ा सा रिट्रीट हो जाती है, फिर कुछ आज़ादी दिखाती है। तो an independent judiciary and an independent media is important to check majoritarianism। और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने इंडिपेंडेंट है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज भी 70-75 साल के बाद पुलिस हमारी आज़ाद नहीं है एग्जीक्यूटिव से, और ये सिर्फ हम बहुसंख्यक ताकतों को हम नहीं दोषी ठहरा सकते, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पुलिस रिफॉर्म को नकारा है। तो ये गहरी बातें हैं, लंबी बातें हैं, मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि आज हम एक बहुत ही खतरनाक मोड पे हैं कि विपक्ष को भी समझना पड़ेगा इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। या तो आप विरोध करें और आप रिस्क लें, चाहे वो सीबीआई का डर हो, ईडी का डर हो, या कुछ भी हो, या तो आप पूरी देश की लोकशाही के साथ आप खेल रहे हैं। और ये जो नफरत की लक्षित हिंसा के साथ जो खेला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, ये बढ़ता जाएगा, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। अगर इसका लेकर सख्त विरोध ये देश में सड़कों से लेकर सांसद तक नहीं पैदा होगा तो बहुत ही मुश्किल वाले दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम बहुसंख्यकवाद और फांसीवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तिस्ता जी, एक सवाल आता है कि अभी पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में एक धर्म संसद हुई थी। वो धर्म संसद की चर्चा तो मेन स्ट्रीम टीवी ने कभी की नहीं, लेकिन उसको लेकर जो एक इंटरव्यू वायर ने किया था जिसमें नसरुद्दीन शाह जी, ये बड़े अभिनेता है, उन्होंने मुगल राष्ट्रवाद किया, मुगलों ने इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी बड़ी चर्चा हुई और उनको लेकर ट्रोल किया गया। आप क्या ख्यालात रखते हैं उस बारे में? देखिए, मुझे एक्चुअली नसीरुद्दीन शाह जी की बात पे ऊपर मुझे नहीं जाना है, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप 25-30 साल की अगर आप ये राजनीति देख लें तो उसमें 15-20 बिंदु वही है जो बार बार दोहराए जाते हैं कि 700 साल की मुगल या मुस्लिम राज, अभी हमको हमारा राज चाहिए। फिर पॉपुलेशन नंबर्स की, मुसलमान का पॉपुलेशन क्या है, हिंदुओं का पॉपुलेशन क्या है। फिर आतंकवादियों की फिगर्स की, आतंकवादी कौन है, सब पूरे दुनिया में आतंकवादी सब मुसलमान क्यों हैं। फिर मतलब मंदिरों को किसने गिराया ये देश में, तो मुगल शासन में मंदिर गिराने का काम मुगलों ने किया। मतलब उसमें अगर आप बात करेंगे तो जो ब्राह्मण राज्य थे, हिंदू राज्य थे, जिन्होंने बुद्धिस्ट श्राइन को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसके पीछे एक पूरी इरेशनल, मतलब एक इरेशनल सोच है जिसको हमें पॉइंट बाय पॉइंट डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप शिवाजी और औरंगजेब की बात करते हैं जो बार बार उठती जाती है, या अकबर की बात करते हैं, या जहांगीर की बात करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि औरंगजेब कौन से एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक माहौल में राजा बने थे, और शिवाजी महाराज के जो इनके साथ टक्कर हुए थे वो किस मुद्दे पे हुए थे। अभी मैं महाराष्ट्र के रहने वाली हूँ और 25-30 सालों से मैं
इतिहासकार जो दिल्ली में बैठे हैं, पुरोगामी इतिहासकार से मैं बहस करती आई हूँ कि आप लोग शिवाजी महाराज के महत्व नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने जो एक तरह का इमेंसिपेटेड एक उनके जो कार्य था, रियासतों के राजा वो थे, उन्होंने जो छोटे छोटे राज्यों की बातें, आर्थिक बातें जो रखी थी, 3 उनके जो खत लिखे गए थे औरंगजेब बादशाह को, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। बड़े अदब से उन्होंने खत लिखे थे। उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रेज करते हुए कहा था कि इस्लाम धर्म किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता है। आप जो हमसे टैक्स ले रहे हैं, रेवेन्यू टैक्स ले रहे हैं, वो बिल्कुल एक्सप्लॉइटेटिव टैक्स है, उसको आप कम कीजिए, नहीं तो हम भर नहीं पाएंगे। जब तीसरा लेटर गया और वो औरंगजेब ने बात नहीं मानी, तब शिवाजी ने अपने आप को अलग कर दिया और पूरे आजाद हो गए। साथ साथ औरंगजेब ने, हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर को बिल्कुल उन्होंने गिराया होगा, मगर गोलकोंडा फोर्ट में, जो हैदराबाद तेलंगाना, आज के तेलंगाना में पड़ता है, गोलकोंडा फोर्ट में हैदराबाद के पास है, वहाँ की मस्जिद को भी गिराया था उन्होंने। वो क्यों गिराया था? तो कभी कभी उनकी मानसिकता धार्मिक हुई होगी, मगर कभी कभी उनकी आर्थिक भी मानसिकता थी, मोटिव था, क्योंकि मस्जिद और मंदिर के अंदर समाज के पैसे बहुत होते थे, और जब भी क्राइसिस होता था तो वहां के पैसे निकाल करके राजा बादशाह लूटते थे। ये वेल नोन था। सोमनाथ मंदिर, गजनी ने हमला करने से पहले, गजनी ने बिल्कुल हमला किया सोमनाथ पे, हम मना नहीं कर सकते, मगर क्या गजनी पहले और आखिरी राजा थे, बादशाह थे जिन्होंने हमला किया सोमनाथ पे? सोमनाथ पे कम से कम 25-30 बार हमले हुए, और इसलिए हुए हैं क्योंकि लोगों के प्रति वो मंदिर बहुत अहम था और लोग जाके अपनी संपत्ति देते थे। तो बार बार राजा और बादशाह वहां पे हमला करके वहां की संपत्ति लेते थे। तो राजा बादशाह के मोटिव्स क्या थे? वर दे ओनली रिलीजियस और वर दे आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक? अगर हम इतिहास को सिर्फ एक हिंदू और मुस्लिम लेंस में देखने का काम करेंगे, तो हम इतिहास जैसे बहुत ही महाविषय को बहुत ही नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं। मेरे लिए इतिहास बहुत प्रिय एक विषय है। मैं बचपन से बहुत पढ़ती आ रही हूँ, कानून और इतिहास दोनों, हिस्ट्री एंड लॉ। और मैंने देखा कि जितना आप और पढ़ेंगे इतिहास को, उसमें आपको और सीख मिलेगी। क्या लोगों को पता भी है कि हिंदू ट्रेडिशन में, कोट एंड कोट हिंदू ट्रेडिशन में, लोकायत ट्रेडिशन है, चारवाक ट्रेडिशन है, ऐसे पूरे डायनेस्टीज है जो अपने आप को एथियस्ट मानते थे, भले हिंदू ब्रॉडर हिंदू इसमें पैदा हुए। तो ये बहुत बड़ा हमारा रिच ट्रेडिशन है, जिसको आप सिर्फ एक लिनियर लाइन में नहीं आप देख सकते हैं। मैं तो बच्चों को जब पढ़ाती हूँ संविधान और इतिहास और कानून के बारे में, तो मैं ये कहती हूँ कि आप ये ना माने कि जो बराबरी का दर्जा हमारे संविधान ने हमें दिया है वो बाहर से आया हुआ। हाँ, बिल्कुल, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसका असर दुनिया भर में पड़ा, मगर हमारे जो यहाँ के एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कबीर, नानक, बसवन्ना, फुले, आम्बेडकर, ये जो पूरी परंपरा है श्रमण और ब्राह्मणों की, श्रमण की परंपरा, ब्राह्मण से सवाल करने की, व्यवस्था से सवाल करने की, कड़वे सवाल करने की, वो ये धरती से पैदा हुई है। तो आप ये पूरी एक परंपरा को समझिए। ये बहुत लंबा एक संघर्ष रहा है, 2,500-3,000 साल पहले का। फुले पढ़िए, अम्बेडकर पढ़िए, बौद्ध पढ़िए, जैन, महावीर पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी एक बहुत लंबा ट्रेडिशन है सवाल पूछने का और कड़वे सवाल पूछने का। आखिरी सवाल है कि अभी ये जो सुल्ली डील और बुल्ली बाई का जो आया हुआ है, उसको लेकर आपकी संगठन और साथी संगठन आगे क्या करने जा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, एक तो मतलब हमने सुल्ली डील्स को लेकर जब हमने हुआ था तो ट्विटर से हमने 21 अकाउंट जो इस तरह के गंदे अकाउंट से उसको उतरवाने का काम किया था। धर्म संसद जो अभी हुआ हरिद्वार में, उसको लेकर हमने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज पे कंप्लेन किया है। डीजीपी, अलग अलग राज्यों के डीजीपी को कंप्लेन किया। वो तो कार्य हमारा चलता रहेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी और पुलिस कंप्लेन भी। मैं मानती हूँ कि साथ साथ हमें जिले लेवल पे लोगों को जागरूक करने का काम करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा लोगों को कि आप हर जगह मोहल्ला कमेटी, एकता कमेटी बनाइए और पुलिस के साथ संपर्क रखिए, चाहे आप इंदौर में हो, भोपाल में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो या बम्बई में हो। आप छोटी छोटी कमेटी बना करके वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के साथ आप संपर्क रखिए। ये कमेटीज में हर समुदाय के लोग होने चाहिए, अलग अलग
एजेस के लोग होना चाहिए, नौजवान भी होने चाहिए, बुजुर्ग भी होने चाहिए, स्त्री महिला भी होनी चाहिए, टीचर, एक्टिविस्ट। और आप ये कहने की आप हिम्मत करें पुलिस के साथ कि जब भी नफरत भरे जबान, स्पीचेस या कुछ लेख या इस तरह के ऐप्स या ट्विटर अकाउंट, कुछ भी ऐसा व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज इस्तेमाल होता है, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई न सिर्फ शुरू होनी चाहिए मगर काउंटर प्रोपेगेंडा हमारा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी गुड़गांव में, हम तो उसको गुरुग्राम नहीं कहते हैं, गुड़गांव कहते हैं, दिल्ली के बाहर, वहाँ पे जो नमाज की प्रक्रिया बहुत ही घटिया तरीके से रोकने का काम किया, तो वहाँ के सिख गुरुद्वारा ने तो दी जगह नमाज पढ़ने के लिए, मगर साथ साथ मुझे लगता है लोगों को ये बताना चाहिए कि लोग जो बाहर आए थे सड़क पे जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए, वो क्यों आए थे? क्योंकि वहां पे जो 3-4 मस्जिद बननी चाहिए थी एफएसआई के साथ ताकि लोग अंदर पढ़ सके, वो परमिशन ही हरियाणा सरकार ने दी नहीं। तो ये रैशनल बात सामने करके लोगों के सामने आप रखें। अगर सिद्धिविनायक पे भी आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो लोग सड़क पे आ जाएंगे। ये धार्मिक देश है, लोगों में धार्मिक भावनाएं हैं और हमारी धारा 25 हमें अधिकार देता है कि अलग अलग धर्म का पालन करो, मगर नफरत के साथ अगर आप नफरत के चश्मे से हर बात देखेंगे तो आपको कुछ सुलझने की बात नहीं। तो नागरिक को जागरूक होकर पुलिस को जागरूक करने का काम हमारी संस्था करने वाली है। हमारा एक उद्देश्य है कि ये देश के जिले जिले में संवैधानिक सिपाही हम लोग पैदा करें, जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नफरत भरे लेख और नफरत भरे जबान के खिलाफ कार्य करने का दबाव, शांतिपूर्वक दबाव करने का काम करे और मोहल्ला कमेटी की स्थापना करे। और पुलिस के ऊपर आज वही ताकतें हावी है जो कानून तोड़ने का काम कर रही है, संविधान तोड़ने का काम कर रही है। अगर संवैधानिक सिपाही बन के हम लोग पुलिस के साथ संपर्क रखें, उनको कहे कि नहीं, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं अमन, हम चाहते हैं बराबरी सबके लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 20 में से कम 2 पुलिस ऑफिसर हमें मिलेंगे जो हमारा साथ देंगे। यही उम्मीद के साथ हम ये हमारी मुहिम चलाने वाले हैं कि लोग अपने, आज समय आ गया है कि हम सड़क पे उठकर संविधान के सिपाही बने। धन्यवाद तिस्ता जी, मैक्स महाराष्ट्र के साथ आपने संवाद किया और अपनी बात बड़ी बेबाकी इस तरीके से रखी आपने। मित्रहो, ह्या होत्या तिस्ता सेटलवाड, ज्यांनी एकूणच सुल्ली डील आणि बुल्लीबाईच्या एक बात मैं कहूँ क्या कि हमारी वेबसाइट है CJP, Citizens for Justice and Peace, cjp.org.in, और उस पे एक हेट वॉच का खास एक सेक्शन है जिसमें हिंदी में बहुत मटेरियल है, अंग्रेजी में भी है, मराठी में भी 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि लोग इसको विजिट करें cjp.org.in/hate-watch, और जो भी आपके सुझाव है और अगर आप जोड़ना चाहिए इसमें तो आप प्लीज जोड़ें। ओके, धन्यवाद तिस्ताजींनी आपल्या वेबसाईटचा पत्ता सांगितलेला आहे आणि ज्यांना कोणाला या अशा प्रकारच्या नफरत म्हणजे एकंदरीत द्वेषाच्या विरोधात उभं राहायचं असेल, या राजकारणाचा पाडाव करायचा असेल, तर तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन भेट देऊ शकता। तिथे असणारं लिखित व्हिडिओ, इतर मटेरियल जे आहे ते पाहू शकतात। मित्रांनो, या देशामध्ये वारंवार महिलेला टार्गेट केलं जातं। एकूणच या देशामध्ये स्त्रीला ज्या पद्धतीने शोषणाची वस्तू, याचं कारण असं आहे की स्त्रीशी धर्मशी चारित्र्य जोडून या देशामध्ये स्त्रीवरती हल्ला जर झाला तर त्या देशाच्या किंवा त्या असणाऱ्या समाजाच्या कम्युनिटीवरती हल्ला झाला अशा पद्धतीनं रंगवता येऊ शकतं आणि त्यामुळे अशा पद्धतीनं समाजात द्वेष पसरवण्याचं काम अशा प्रकारचे जी ऍप्स आहेत ते करत आहेत। तुम्ही ही सगळी चर्चा टिस्टर सेटलवाड यांचं मत ऐकलेलं आहे। तुम्हाला नेमकं या संदर्भात काय वाटतं किंवा कुठल्या पद्धतीची पावलं उचलली गेली पाहिजे या संदर्भात तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की लिहा आणि पाहत रहा मॅक्स महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्रचा। धन्यवाद।